हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द पॉलिटिकल फिलोसफर। फ्रेंड्स, आज हम लोग डेमोक्रेसी के ऊपर फिर से प्रैक्टिस सेट करने के लिए हाजिर हुए हैं। ठीक है, तो आज हम लोग जो प्रैक्टिस सेट लगाएंगे वो 41 नंबर क्वेश्चन से लेकर के 57 नंबर क्वेश्चन तक का ये प्रैक्टिस सेट हमारा होगा। और इसमें हम लोग 17 क्वेश्चन की टेस्ट सीरीज देखेंगे। 17 क्वेश्चन में जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो मोस्ट ऑफ द प्रोबेबिलिटी यही है कि एग्जामिनेशन में यहाँ से क्वेश्चन आने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा बनी रहती हैं। ठीक है, तो इसमें हम देखेंगे कि 41 नंबर क्वेश्चन, सहभागी लोकतंत्र पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी निम्नलिखित में से किसकी वृद्धि करता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से सहभागी जनतंत्र जो है किसकी वृद्धि करेगा, किस वजह से सहभागी लोकतंत्र में वृद्धि होगी, या पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी प्रमोट्स विच वन ऑफ द फॉलोइंग। सहभागी लोकतंत्र किसकी वृद्धि करेगा, क्या विकेंद्रीकरण की, या फिर सुविधा वंचित वर्गों के प्रतिनिधित्व की, या फिर सक्रिय नागरिकता की, या फिर राजनीतिक जवाबदेही की। बताइए इनमें से चारों में से कौन सा सहभागी लोकतंत्र या फिर सहभागी जनतंत्र किसकी वृद्धि करता है। तो इसमें सक्रिय नागरिकता सही आंसर होगा आपका। ठीक है, करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि जब तक पब्लिक की एक्टिव पार्टिसिपेशन नहीं होगा, जब तक लोगों की सक्रिय भागीदारी नहीं होगी राजनीति में, प्रशासन में या राज्य के कार्यों के संचालन में, तब तक जो है सहभागी लोकतंत्र का विचार संभव नहीं हो पाएगा। विकेंद्रीकरण तो सहभागी लोकतंत्र का एक लक्षण है, परंतु ये सहभागी लोकतंत्र को आगे बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ाता है। ठीक है, विकेंद्रीकरण तो किसी भी लोकतंत्र का लक्षण हो सकता है, चाहे वो जैसा भी लोकतंत्र हो। ठीक है, सुविधा वंचित वर्गों को प्रतिनिधित्व देना ये भी एक लोकतंत्र का लक्षण है, पर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्या है कि पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी, सहभागी लोकतंत्र कैसे आगे बढ़ेगा। तो सक्रिय नागरिकता के द्वारा, यदि नागरिक जो हैं सक्रिय रहेंगे अपने अधिकारों के प्रति, अपने कर्तव्यों के प्रति, और शासन के कार्यों में, प्रशासनिक कार्यों में अगर वो पार्टिसिपेशन कर रहे हैं प्रॉपर तरीके से, तभी जो है सक्रिय नागरिकता का विचार या सहभागी जनतंत्र का विचार जो है वो सामने आगे बढ़ सकता है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं जॉन स्टुअर्ट मिल के अनुसार जनतंत्र या लोकतंत्र, दोनों में से कुछ भी कह लें आप, लोकतंत्र का प्रमुख सद्गुण था कि अकॉर्डिंग टू जॉन स्टुअर्ट मिल द मेन वर्च्यू ऑफ डेमोक्रेसी वॉज दैट इट। जॉन स्टुअर्ट मिल ने क्या बोला कि लोकतंत्र का प्रमुख सद्गुण क्या था, क्या नागरिकों में समानता की अभिवृद्धि करता है लोकतंत्र। तो ऐसा इन्होंने नहीं बोला है। जनता और जनता द्वारा सरकार है, तो किसने बोला, अब्राहम लिंकन ने बोला था। ठीक है, तो ये भी जॉन स्टुअर्ट मिल ने नहीं बोला। व्यक्ति की क्षमताओं के सर्वोत्तम और सम्यक विकास को बढ़ावा देता है, तो ये बिल्कुल स्टेटमेंट सही है। प्रमोट्स द बेस्ट एंड हार्मोनियस डेवलपमेंट ऑफ द इंडिविजुअल्स एबिलिटीज, तो ऐसा जॉन स्टुअर्ट मिल ने बोला कि लोकतंत्र का मतलब है कि व्यक्ति की स्वतंत्रता, व्यक्ति के अधिकार, जिसमें व्यक्ति की क्षमताओं का विकास हो सके। व्यक्ति अपनी क्षमताओं का विकास सर्वोत्तम रूप में कहाँ पे कर सकता है, तो लोकतंत्र में या जनतंत्र में। ठीक है, निर्णय प्रक्रिया में जनता द्वारा सहभागिता को प्रोत्साहन देता है, तो ये लोकतंत्र के लक्षण है, पर लोकतंत्र के बारे में ऐसा मिल ने नहीं बोला है। ठीक है, तो जो मिल ने बोला है वो आपका ऑप्शन सी नंबर सही हो जाएगा कि लोगों की क्षमताओं में विकास करना लोकतंत्र का प्रमुख लक्षण माना जाता है। ये बात आप ध्यान रखना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 43 नंबर। अब यहाँ पे क्वेश्चन है कि प्रत्यक्ष लोकतंत्र या प्रत्यक्ष जनतंत्र सर्वप्रथम कहाँ पे पाया जाता है, इसका उदाहरण कहाँ पे हमें देखने को मिलता है। द फर्स्ट नॉन एग्जाम्पल ऑफ डायरेक्ट डेमोक्रेसी इज फाउंड इन, कहाँ पे मिला प्रत्यक्ष लोकतंत्र का सबसे पहला उदाहरण। तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र का सबसे पहला उदाहरण हमें एथेंस में देखने को मिलता है या यूनान में देखने को मिलता है। ठीक है, सुकरात के समय भी, सुकरात के समय, प्लेटो के समय दो शासन पद्धतियां प्रचलित थी। एक 30 लोगों का शासन था, 30 आतताइयों का शासन था। दूसरा
लोकतंत्र प्रचलित था। ठीक है, तो एथेंस में सर्वप्रथम प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण हमें देखने को मिलता है। ठीक है, और बाकी सारे ऑप्शन क्या है इसमें सही नहीं होंगे। आधुनिक विचार जिसने जनतंत्र को बृहत एवं जटिल समाजों के लिए व्यवहार बनाया है वह क्या है? आधुनिक विचार जिसने जनतंत्र को बृहत एवं जटिल समाजों के व्यवहार के लिए बनाया है वह है द मॉडर्न आइडिया विच मेड डेमोक्रेसी feasible for large and complex society is। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? क्या इसमें अधिकार सही होगा? क्या इसमें संघवाद सही होगा? क्या इसमें विकेंद्रीकरण सही होगा? क्या इसमें प्रतिनिधित्व सही होगा? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? प्रतिनिधित्व। ठीक है, रिप्रेजेंटेशन इज द करेक्ट आंसर। आधुनिक विचार जिसने जनतंत्र को बहुत बड़ा और जटिल बनाया, जटिल समाजों के लिए व्यवहारिक बनाया। क्यों बनाया? क्योंकि इसमें प्रतिनिधित्व की व्यवस्था की गई आधुनिक लोकतंत्र में। ठीक है, जिसकी वजह से यह जो है एक व्यवहारिक समाजों के लिए, एक जटिल समाजों के लिए, एक बहुत बड़े जटिल समाजों के लिए क्या है, ये व्यवहारिक रूप में आगे आया है। किस लिए आगे आया है? क्योंकि इस लोकतंत्र में प्रतिनिधित्व का सिद्धांत पाया जाता है। प्रतिनिधित्व का सिद्धांत पाया जाता है। आप देखेंगे कि प्रतिनिधित्व या प्रतिनिधित्व शासन प्रणाली वहां पर पाई जाएगी जहां का समाज जटिल होगा या फिर जहां का समाज बृहद होगा। ठीक है, जटिल और बृहद समाज के लिए जो है प्रतिनिधियात्मक शासन प्रणाली जो है सबसे उपयुक्त होती है, या फिर कह लें अप्रत्यक्ष लोकतंत्र यहाँ पे सबसे उपयुक्त होगा। ठीक है, जहां का समाज छोटा होगा, जहां का समाज सरल होगा, ठीक है, वहां पे प्रत्यक्ष लोकतंत्र का विचार हमें देखने को मिलता है। वहां पर प्रतिनिधियात्मक शासन प्रणाली हमें देखने को नहीं मिलती। आप देखेंगे कि यूनान के जो नगर राज्य थे वो छोटे छोटे थे, इसलिए वहां पे प्रत्यक्ष लोकतंत्र का विचार पाया जाता था। आज भी आप देखेंगे कि स्विट्जरलैंड के जो 5 कैंटन है, ठीक है, कितने कैंटन? 5 कैंटनों में आज भी जो है वो वहां पे प्रत्यक्ष लोकतंत्र जैसा हमें देखने को मिलता है। ठीक है, तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र का विचार जो है, या फिर कह लें कि जो आधुनिक विचार है जिसने जनतंत्र को बृहद एवं जटिल समाजों के लिए व्यवहारिक बनाया है, वो क्या है? प्रतिनिधियात्मक शासन प्रणाली। आज के आधुनिक विचार में प्रतिनिधियात्मक शासन प्रणाली क्या है? सबसे उपयुक्त है, सबसे उपयुक्त है। ठीक है, सबसे बढ़िया है। क्वेश्चन नंबर 45, सामाजिक जनतंत्र निम्नलिखित में से, सामाजिक जनतंत्र निम्नलिखित में से किस में संतुलन स्थापित करने का समर्थन करता है? ठीक है, सोशल डेमोक्रेसी सपोर्ट्स स्टैब्लिशिंग बैलेंस इन विच ऑफ द फॉलोइंग। सामाजिक लोकतंत्र निम्नलिखित चारों ऑप्शन में से किस में संतुलन स्थापित करने का समर्थन करता है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? वैयक्तिक अधिकार और सामाजिक कल्याण के मध्य। ठीक है, यानी कि ऐसा लोकतंत्र जिसमें व्यक्ति को अधिकार भी मिले और सामाजिक कल्याण भी हो। ठीक है, सामाजिक कल्याण और व्यक्तिगत अधिकार के मध्य अगर संतुलन स्थापित हो रहा है, तभी जो है वो सामाजिक लोकतंत्र का विचार होगा। तभी वो क्या होगा? सामाजिक लोकतंत्र का विचार, जिसमें सामाजिक कल्याण भी हो और व्यक्ति के अधिकार भी हो। ठीक है, समाजवाद और साम्यवाद क्या है? इन दोनों के मध्य कभी भी लोकतंत्र जो है वो संतुलन स्थापित करने की बात नहीं करेगा। व्यक्तिवाद का समर्थन तो सामाजिक लोकतंत्र करता है, लेकिन रूढ़िवाद का समर्थन यह नहीं करता है। जनतंत्र और साम्यवाद के मध्य समर्थन नहीं, ये भी क्या होगा? गलत हो जाएगा। तो बिटवीन इंडिविजुअल राइट्स एंड सोशल वेलफेयर। ठीक है, आज का जो लोकतंत्र हम देखते हैं उसमें क्या होता है? व्यक्ति के अधिकारों की बात होती है एक तरफ, दूसरी तरफ राज्य क्या करता है? व्यक्ति के सामाजिक कल्याण के लिए या समाज के कल्याण के लिए या राज्य के कल्याण के लिए भी कुछ कार्य करता है। अर्थात व्यक्तिगत अधिकार और सामाजिक कल्याण के मध्य क्या करता है? वो संतुलन को बनाए रखता है। ठीक है, चलिए 46 नंबर क्वेश्चन देखते हैं।
निम्नलिखित में से किसने उदारवादी लोकतंत्र के विकास के 4 प्रतिमानों को संरक्षणात्मक प्रतिमान, विकासात्मक प्रतिमान और संतुलनकारी और सहभागी प्रतिमान में श्रेणीबद्ध किया है? Who among the following categorize the development of liberal democracy into 4 patterns: protective, developmental, balancing and participatory democracy? तो ये करेक्ट आंसर आपका क्या होगा, आप कमेंट करके बताएं। ठीक है, मैं आपको इतना बता दे रहा हूं कि जो भी इन चारों में से जो भी राइटर हैं, ठीक है, जो भी ऑप्शन सही होगा उनकी बुक का नाम है वर्ल्ड ऑफ डेमोक्रेसी। कौन से थिंकर हैं आप बताएं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 47 देखते हैं। लोकतंत्र का विशिष्ट वर्गवादी सिद्धांत, या इसी को बोल सकते हैं अभिजन सिद्धांत, या इसी को बोलते हैं इलीट क्लास थियरी। ठीक है, लोकतंत्र का विशिष्ट सिद्धांत या विशिष्ट वर्गवादी सिद्धांत या अभिजन सिद्धांत किस पर सर्वाधिक जोर देता है? व्हाट डज द स्पेसिफिक क्लासिक थियरी ऑफ डेमोक्रेसी एम्फेसाइजेस ऑन द मोस्ट? ठीक है, सामान्य हित से अधिक प्रतिनिधित्व पर नहीं। ठीक है, तो सामान्य हित से अधिक प्रतिनिधित्व पर कभी भी विशिष्ट वर्गवादी सिद्धांत जोर नहीं देता है, बल्कि यह सहभागिता से अधिक स्थायित्व पर बल देता है। ठीक है, विचार विमर्श से अधिक विधि के शासन पर, तो यह भी नहीं होगा। सुस्पष्ट सहमति पर मौन, तो यह भी नहीं होगा। ठीक है, यानी कि विशिष्ट वर्गवादी लोकतंत्र का सिद्धांत का जो संबंध है, विशिष्ट वर्गवादी सिद्धांत का जो संबंध है वो सहभागिता से अधिक स्थायित्व पर बल देता है। ये मोर स्टेबिलिटी देन पार्टिसिपेशन। ठीक है, ये कहता है कि लोगों की सहभागिता जरूरी नहीं है। ठीक है, यह लोगों की सहभागिता को रोकता है। ठीक है, क्यों रोकता है? कहता है कि सहभागिता आम जनता नहीं करेगी। ठीक है, शासन में सहभागिता आम जनता नहीं करेगी, बल्कि शासन में क्या होगा, शासन में कुलीन वर्ग के लोग ही जाएंगे, जिनके बीच क्या होती रहेगी, अदला बदली होती रहेगी, सर्कुलेशन ऑफ इलाइट्स। ठीक है, हमेशा क्या होगा, हमेशा ये क्या करेगी, पार्टिसिपेशन को रोकेगी। ठीक है, हमेशा पब्लिक के पार्टिसिपेशन को रोकना इसका काम होगा। तो ये बात ध्यान रखना, जहां जहां पे विशिष्ट वर्गवादी सिद्धांत आएगा आप वहां पे ध्यान रखना कि विशिष्ट वर्गवादी सिद्धांत में हमेशा पार्टिसिपेशन पर रोक लगा दी जाती है। ठीक है, जनता की सहभागिता पर क्या होता है, इसमें रोक लगा दी जाती है और स्थायित्व पर बल दिया जाता है। ठीक है, क्योंकि विशिष्ट वर्गवादी कहते हैं शासन का स्वरूप चाहे कैसा भी हो, इसमें गिने चुने लोग ही क्या करते हैं, इसमें गिने चुने लोग ही शासन में भाग लेते हैं। ठीक है, जो कुलीन वर्ग के लोग होते हैं। और विशिष्ट वर्गवादियों का यह भी कहना है कि सामान्य जनता में क्या होता है, सामान्य जनता में संगठन का अभाव होता है, जिसकी वजह से ये त्वरित निर्णय नहीं ले पाते हैं। ठीक है, और शासन में स्थायित्व नहीं पाया जाता है। तो लेकिन इसके साथ साथ विशिष्ट वर्गवादी और भी कहते हैं कि जो अमीर वर्ग के लोग हैं, ठीक है, जो अमीर क्लास के लोग हैं, जो कुलीन वर्ग के लोग हैं, उनके अंदर क्या होता है, उनके अंदर संगठनात्मक क्षमता पाई जाती है, संगठनात्मक क्षमताओं का विकास होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, शासन में स्थायित्व बराबर मिलता रहता है। ठीक है, और जो कुलीन वर्ग होते हैं ये संगठित होने के साथ साथ क्या होते हैं, बुद्धिजीवी भी होते हैं। जबकि सामान्य नागरिकों में, जबकि विशिष्ट वर्गवादी कहते हैं कि सामान्य नागरिक जो होते हैं उनके अंदर जो है बुद्धिमत्ता का अभाव पाया जाता है, इसीलिए शासन में सहभागिता वे नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो विशिष्ट वर्गवाद के ऊपर ये आप ध्यान रखना कि ये लोगों की सहभागिता को क्या करता है, ये रोकता है।
ठीक है, टू प्रिवेंट द पार्टिसिपेटरी ऑफ ह्यूमन बींग्स। चलिए 47 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 48 नंबर, चलिए बहुत आसान क्वेश्चन है, आप पढ़ते ही समझ जाएंगे। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द रिपब्लिकन व्यू ऑफ डेमोक्रेसी आर्ग्यूज दैट। लोकतंत्र के गणतंत्रीय मत का तर्क क्या है या है कि क्या लोकतंत्र का जो गणतंत्रीय मत है, गणतंत्र का मतलब क्या होता है? गणतंत्र का तात्पर्य ये होता है कि जो देश का सर्वोच्च पद होगा वो हमेशा क्या होगा? निर्वाचित होगा। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखना। तो देखिए लोकतंत्र का गणतंत्रीय मत क्या है? नागरिकों की पूर्ण और सक्रिय सहभागिता हो, तो बिल्कुल सही है। प्रतियोगी हितों के बीच सामंजस्य और समझौता होना चाहिए, बिल्कुल सही है। सामान्य जन जो है लोकतंत्र के वाहक होते हैं, यानी कि सामान्य जनता जो है लोकतंत्र के वाहक का मतलब है लोकतंत्र को आगे ले जाते हैं, आगे बढ़ाते हैं, जिसे प्रत्यायोजित नहीं किया जा सकता है। ठीक है, यानी कि सामान्य जनता को प्रत्यायोजित हम नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये लोकतंत्र को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, ये भी सही है बिल्कुल बात। तो चौथा ऑप्शन देखते हैं, सामान्य जन द्वारा किसी और को अपना प्रतिनिधित्व तो नहीं बनाया जा सकता है। तो क्या यह बात सही है? तो ये बात गलत है। सामान्य जनता जो है किसी को भी अपना प्रतिनिधि बना सकती है। ठीक है, तो ये वाला गलत हो जाएगा। तो इसमें से कौन कौन से ऑप्शन सही है? तो फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड ऑप्शन सही है। तो इसके अकॉर्डिंग 1, 2, 3 कथन सही हो जाएंगे। ठीक है, क्या सामान्य जनता किसी और को अपना प्रतिनिधि बना सकती? सामान्य जनता जिसे चाहे उसे अपना प्रतिनिधि बना ले। तो इसी तरीके से क्या होगा? चौथा वाला ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। 1, 2 और 3 नंबर का ऑप्शन क्या होगा? आपका सही हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन में जो बड़े बड़े क्वेश्चन होते हैं इनमें थोड़ा सा आपको लॉजिक लगाना होता है। बाकी आप ऑप्शन का भी सहारा आप ले सकते हैं। आपको पता चल जाएगा कि चौथा ऑप्शन अगर गलत है तो चौथे चौथे ऑप्शन किस में है? तो ये वाला और ये वाला। ठीक है, बी सी डी में 4 ऑप्शन है तो ये चारों गलत हो जाएंगे। तो इसमें नहीं है तो यही वाला सीधे क्या होगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। चलिए 49 नंबर क्वेश्चन देखते हैं एक बार हम फिर से। 49 नंबर क्वेश्चन में विमर्शी लोकतंत्र किस पर बल देता है? व्हाट डज द डेलिबरेटिव डेमोक्रेसी एम्फेसाइज? वैयक्तिक अधिमान्यताओं के समुच्चयन से सामूहिक विकल्प का निर्माण, करेक्ट है। विविध प्रकार के समूहों और समितियों द्वारा समर्थित आदर्शों एवं मानकों के प्रति जन प्रवाहीकरण, तो ये नहीं होगा। नागरिकों के मध्य संवाद और विचार विमर्श को समान मानना, तो ये भी नहीं होगा। प्रत्येक व्यक्ति की अधिमान्यताओं को समान महत्व प्रदान करना, तो ये भी नहीं होगा। तो पहला ऑप्शन क्या है इसका? करेक्ट हो जाएगा ए नंबर 49 का, वैयक्तिक अधिमान्यताओं के समुच्चयन से सामूहिक विकल्प का निर्माण करना। ये वाला ऑप्शन क्या है? ये क्वेश्चन जो है रिपीटेड है। ठीक है, रिपीट हुआ है ये क्वेश्चन। तो ये वाला ऑप्शन नंबर ए सही होगा इसका, ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से कौन सा एक लोकतंत्र का सिद्धांत या लोकतंत्र सिद्धांत जोसेफ शुम्पेटर द्वारा प्रतिपादित किया गया है? इनकी बुक का नाम है कैपिटलिज्म, सोशलिज्म एंड डेमोक्रेसी। सोशलिज्म एंड डेमोक्रेसी। ठीक है, ये 1942 के अंदर लिखी गई बुक है। कैपिटलिज्म, सोशलिज्म एंड डेमोक्रेसी, ये जोसेफ शुम्पेटर के द्वारा लिखी गई है। तो कौन सा सिद्धांत ऐसा है इन चारों में से जो शुम्पेटर के द्वारा प्रतिपादित नहीं किया गया है? ठीक है, तो सम्भ्रांतवादी, सॉरी, पूछा गया है कि कौन सा ऐसा सिद्धांत है लोकतंत्र का जो शुम्पेटर के द्वारा प्रतिपादित किया गया है? ठीक है, तो सम्भ्रांतवादी लोकतांत्रिक सिद्धांत, क्योंकि जोसेफ शुम्पेटर का संबंध किससे है? अभिजन वर्ग सिद्धांत से, अभिजन वर्ग सिद्धांत से, यानी कि इलीट क्लास थ्योरी से। जोसेफ शुम्पेटर का संबंध जो है संभ्रांत वर्गवादी सिद्धांत से कह लें या अभिजन वर्गवादी सिद्धांत से कह लें या फिर इलीट क्लास थ्योरी से कह लें, इनका संबंध इसी से है। ठीक है,
तो लोकतंत्र का जनवादी सिद्धांत इन्होंने नहीं दिया है, वैधानिक लोकतंत्र का सिद्धांत इन्होंने नहीं दिया है, सहभागी लोकतंत्र का सिद्धांत भी इन्होंने नहीं दिया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 51 की तरफ देखते हैं। निम्नलिखित में से किस एक चिंतक ने प्रत्यक्ष लोकतंत्र के विरुद्ध प्रतिनिधियात्मक लोकतंत्र का पक्ष लिया है? तो रूसो जो है प्रत्यक्ष लोकतंत्र के समर्थक हैं, प्रत्यक्ष लोकतंत्र के समर्थक हैं। ठीक है, इन्होंने डायरेक्ट डेमोक्रेसी को सपोर्ट किया है। रूसो हैज बीन सपोर्टेड द डायरेक्ट डेमोक्रेसी। ठीक है, कार्ल मार्क्स नहीं। ठीक है, रूसो भी नहीं होंगे क्योंकि रूसो ने प्रत्यक्ष लोकतंत्र का समर्थन किया है। बाकुनिन ने भी नहीं किया है। तो जेम्स मेडिसन, ठीक है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जेम्स मेडिसन, क्योंकि ये क्या है, अमेरिकी संविधान के निर्माता हैं, अमेरिकी संविधान के निर्माता हैं ये, थॉमस जेफरसन, जेम्स मेडिसन। ठीक है, तो अमेरिका में अप्रत्यक्ष लोकतंत्र नहीं है बल्कि प्रतिनिधियात्मक लोकतंत्र का विचार वहां पे पाया जाता है। इस तरीके से आप समझ लें, चाहे आप अमेरिका के लोकतंत्र को देख लें, क्या वहाँ पे प्रत्यक्ष लोकतंत्र है या फिर वहाँ पे प्रतिनिधियात्मक लोकतंत्र है। तो अमेरिका में कैसा लोकतंत्र है, प्रतिनिधियात्मक लोकतंत्र है। तो जेम्स मेडिसन ऐसे विचारक हैं, ऐसे विद्वान हैं जिन्होंने प्रतिनिधियात्मक लोकतंत्र का विचार दिया या प्रतिनिधियात्मक लोकतंत्र का समर्थन किया, या कह लें रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी का इन्होंने पक्ष लिया। ठीक है, इस तरीके से आप क्वेश्चन को पढ़ेंगे तभी आपको आसानी से समझ में आएगी चीज़ें। अब आपके सामने एग्ज़ाम पास में है, आपका 1 महीना या 1.5 महीने का समय है। ठीक है, कार्ल मार्क्स की जो पुस्तकें हैं इनको क्रम में याद रखें, क्रमानुसार याद रखें। ठीक है, ये आपका होमवर्क है। आप चाहे तो इनको मैचिंग के लिए याद कर लें, चाहे तो आप इनको क्रम से याद करें। ठीक है, और ईयर वाइज याद रखें। ठीक है, ईयर वाइज याद रखें आप। देखिए, आप जब भी कोई क्वेश्चन की प्रैक्टिस करें तो उसके साथ के साथ आपका उद्देश्य होना चाहिए कि कुछ अतिरिक्त कार्य भी करें उसके साथ। ठीक है, जब तक आप कुछ अतिरिक्त या एक्स्ट्रा वर्क नहीं करेंगे तब तक आपको कोई बेनिफिट नहीं होगा। आप क्वेश्चन को पढ़ेंगे डायरेक्ट, आप आंसर, मैं डायरेक्ट आंसर बता सकता हूँ डायरेक्टली ऐसे, बट इसमें क्या आपका नुकसान होगा। ठीक है, आपने इतना टाइम दिया है तो थोड़ा बहुत आप चीज़ों को सीखें, जिससे कि जो चीज़ें आपकी छूट रही हैं पीछे, वो चीज़ें आपकी रिवीजन में आ जाएंगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 52 को 52 देखते हैं। लोकतंत्र को सुदृढ़ करने के संदर्भ पर विचार कीजिए। ठीक है, कंसीडर द फॉलोइंग इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ स्ट्रेंथिंग डेमोक्रेसी। अब लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए जो नीचे कथन दिए गए हैं, इनमें से कौन कौन से कथन सही हैं, या लोकतंत्र को सुदृढ़ करने के लिए कौन से कथन आवश्यक हैं। अब आप क्या है, इतना लोकतंत्र पढ़ चुके हैं, आपने ग्रेजुएशन किया, आपने मास्टर किया। ठीक है, आप अभी भी अपनी प्रिपरेशन को जारी रख चुके हैं, अपनी प्रिपरेशन कंटिन्यू किए हुए हैं। तो लोकतंत्र के बारे में आपने इतना पढ़ा होगा, तो आपको जाहिर सी बात है कि लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए क्या क्या चीज़ें आवश्यक हैं, ये बहुत ही कॉमन फैक्टर है। ठीक है, तो आज चलिए चेक करते हैं क्या क्या चीज़ें आवश्यक है लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए। पहला, एक प्रतिनिधित्व प्रणाली जिसमें राजनीतिक दल एवं हित संघ सुचारू ढंग से काम करते हैं। तो बिल्कुल बात सही है। अगर लोकतंत्र में अगर प्रतिनिधियात्मक प्रणाली नहीं होगी, अगर राजनीतिक दल नहीं होगा, अगर उसमें दबाव समूह नहीं होंगे या हित समूह नहीं होंगे, अगर ये सब सुचारू ढंग से सही तरीके से अगर ये काम नहीं करेंगे, तो लोकतंत्र सुदृढ़ नहीं होगा बल्कि लोकतंत्र क्या होगा, कमजोर होगा। ये बात आप ध्यान रखना। ठीक है, तो इस तरीके से पहला वाला स्टेटमेंट क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा कि लोकतंत्र को अगर हमें मजबूत करना है तो हमारे पास क्या क्या होना चाहिए, एक प्रतिनिधियात्मक प्रणाली होनी चाहिए, राजनीतिक दल होने चाहिए। ठीक है, हित दबाव समूह होने चाहिए जो कि सुचारू ढंग से सभी ये काम करते हों। आप जहाँ पे देखेंगे जिस देश में भी, क्या नॉर्थ कोरिया में, क्या उत्तरी कोरिया में प्रतिनिधियात्मक शासन प्रणाली है,
तो नहीं है वहाँ पे। क्या वहाँ पे राजनीतिक दल पाए जाएंगे? पाया जाएगा तो एक दल पाया जाएगा, ठीक है। क्या वहाँ पे दबाव समूह सक्रिय हैं? नहीं है। क्या वहाँ पे जो राजनीतिक दल है या दबाव समूह है सही तरीके से कार्य कर सकते हैं? तो नहीं कर सकते हैं। जब ये सारी चीज़ें नहीं कर सकते तो इसका मतलब है ये सारी चीज़ें लोकतंत्र के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हैं, ठीक है। दबाव समूह, दल, प्रतिनिधित्व शासन प्रणाली, ये सही तरीके से काम करती हो जहाँ पे, वहीं पे लोकतंत्र को क्या मिलेगी? स्ट्रेंथ मिलेगी, वहीं पे लोकतंत्र को मजबूती मिलेगी। तो पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? करेक्ट हो जाएगा। अ रिप्रेजेंटेशन सिस्टम इन विच पॉलिटिकल पार्टीज एंड इंटरेस्ट एसोसिएशन वर्क स्मूथली, ठीक है। दूसरा वाला ऑप्शन देखते हैं, एक निर्वाचन प्रणाली जो स्वतंत्र एवं निष्पक्ष निर्वाचन एवं सार्वजनीन मताधिकार को प्रत्याभूत करती है। तो ये वाला स्टेटमेंट भी बिल्कुल करेक्ट होगा, क्योंकि लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए एक निर्वाचन प्रणाली हमारी होनी चाहिए जो कैसी हो? स्वतंत्र हो, निष्पक्ष हो, ठीक है, और जो सार्वजनीन वयस्क मताधिकार को लागू करती हो। यानी कि अगर कहने का मतलब अगर जिस भी व्यक्ति की उम्र 18 वर्ष है उसको बिना किसी भेदभाव के क्या मिलेगा? वोटिंग का अधिकार मिलेगा, ठीक है। तो इस तरीके से क्या होगा? जब एक निष्पक्ष निर्वाचन प्रणाली होगी, एक स्वतंत्र निर्वाचन प्रणाली होगी, और तभी यह क्या कर पाएगी? तभी जो है लोकतंत्र को यह मजबूती प्रदान कर पाएगी, लोकतंत्र को सुदृढ़ता प्रदान कर पाएगी। अगर निष्पक्ष शासन प्रणाली, निष्पक्ष जो है निर्वाचन प्रणाली नहीं होगी और यह निष्पक्ष तरीके से काम भी नहीं कर पाएगी अगर स्वतंत्र तरीके से, तो कहीं ना कहीं क्या होगा? लोकतंत्र के ऊपर क्या होगा? खतरा आएगा, और लोकतंत्र सुदृढ़ नहीं बल्कि लोकतंत्र क्या होगा? कमजोर हो जाएगा धीरे धीरे, ठीक है। आप देखेंगे कि चाहे चाइना को ले लें आप, चाहे नॉर्थ कोरिया को ले लें, चाहे रसिया को ले लें, इन सब देशों में कभी भी प्रॉपर तरीके से स्वतंत्र और निष्पक्ष जो है निर्वाचन नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से वहाँ पे लोकतंत्र नहीं बल्कि कहीं ना कहीं लोकतंत्र के पीछे एक तानाशाही शासन व्यवस्था का स्वरूप हमें देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये भी ऑप्शन क्या होगा? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए, शक्तियों के पृथक्करण पर आधारित शासन व्यवस्था होनी चाहिए लोकतंत्र में, नियंत्रण एवं संतुलन प्रणाली होनी चाहिए जिसमें स्वतंत्र न्यायपालिका और विधायी शाखाएं होनी चाहिए, तभी लोकतंत्र को मजबूती मिलेगी। यानी कि कार्यपालिका अलग कार्य करेगी, विधायिका अलग कार्य करेगी और न्यायपालिका अलग कार्य करेगी, ठीक है। यानी ये तीनों शक्तियां किसी एक संस्था में नहीं होनी चाहिए, ठीक है। कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका, तीनों की शक्तियां अगर किसी एक व्यक्ति या किसी एक संस्था में आ जाएंगी तो कहीं ना कहीं लोकतंत्र को मजबूती नहीं मिल पाएगी, वहां पर तानाशाही शासन का उदय हो जाएगा। तो इसीलिए जरूरी है कि लोकतंत्र को सुदृढ़ करने के लिए शक्तियों का पृथक्करण होना ही चाहिए, ठीक है, जैसे कि अमेरिका में है। अब क्वेश्चन है कि शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत किसने दिया? ठीक है, सेपरेशन ऑफ पावर्स का कॉन्सेप्ट किसने दिया? तो मॉन्टेस्क्यू ने दिया, मॉन्टेस्क्यू, ठीक है। इनकी बुक है द स्पिरिट ऑफ लॉज, द स्पिरिट ऑफ लॉज, ठीक है। इन्होंने सबसे पहले शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत दिया। इन्होंने बताया कि अगर शक्तियां विभाजित होंगी अलग अलग समूहों में तो इससे क्या होगा? चेक एंड बैलेंस का काम होता रहेगा, ठीक है। शक्तियां एक दूसरे को नियंत्रित करती रहेंगी, जिससे क्या होगा? जिससे शासन जो है सुचारू रूप से चलेगा और कभी भी जो है शासक निरंकुश नहीं होने पाएगा, ठीक है। चौथा नंबर देखते हैं, एक स्पंदनशील नागरिक समाज। स्पंदनशील का मतलब है एक वाइब्रेंट, ठीक है, एक एक्टिव जो नागरिक समाज है, सक्रिय नागरिक समाज, और साथ ही एक स्वतंत्र और आत्मनिर्भर संचार का माध्यम, ठीक है। अगर एक सक्रिय नागरिक समाज होगा और उसके साथ साथ क्या होगा? उसके साथ साथ स्वतंत्र हो वह नागरिक समाज, और नागरिक समाज जो है आत्मनिर्भर हो किस क्षेत्र में? संचार के माध्यमों में, तब क्या होगा? तब लोकतंत्र को बहुत ज़्यादा मजबूती मिलेगी, लोकतंत्र के अंदर सुदृढ़ता आएगी, ठीक है। वाइब्रेंट सिविल सोसाइटी एज वेल एज इंडिपेंडेंट एंड सेल्फ रिलायंट मीडिया होनी चाहिए वहाँ पे। एक तो सिर्फ स्वतंत्र संचार माध्यम होना चाहिए और लोग जो है वहाँ पे एक्टिव होने चाहिए, ठीक है। जहाँ जहाँ पे लोकतंत्र होगा, अगर हमें लोकतंत्र को मजबूत करना है तो हमारे पास क्या होना चाहिए? हमारे पास एक सक्रिय समाज होना चाहिए, ठीक है, सक्रिय नागरिक समाज होना चाहिए, और साथ साथ क्या हो? वहाँ के नागरिक समाज के जो लोग हैं वो क्या हो?
आत्मनिर्भर हों, और वहाँ की जो मीडिया है वो भी क्या हो, संचार के साधन क्या हो, स्वतंत्र हो। संचार के साधनों का मैनेजमेंट नहीं किया जाना चाहिए, ठीक है। क्योंकि मीडिया को अगर आपने मैनेज कर लिया तो कहीं ना कहीं आपने लोकतंत्र को मैनेज कर लिया, क्योंकि मीडिया को ही क्या बोला गया है, चौथा स्तंभ बोला गया है, ठीक है। फोर्थ पिलर बोला गया है मीडिया को लोकतंत्र का। तो इसलिए मीडिया को स्वतंत्र रहने देना चाहिए। तो इस तरीके से हमारे चारों ऑप्शन सही हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा 1, 2, 3 एंड 4 डी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। तो ये लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण कथन थे, जिसकी वजह से क्या होता है, लोकतंत्र में सुदृढ़ता आती है, लोकतंत्र में स्ट्रेंथन मिलती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 53, निम्नलिखित में से किसने यह व्यक्त किया है कि प्रतिनिधियात्मक लोकतंत्र की एक महत्वपूर्ण दृष्टि यह है कि यह जनता के मतों के लिए प्रतियोगी दिए हुए अभिजात समूहों में से नेताओं के चयन की विधि है। तो ऐसा किसने बोला? Who among the following has expressed that an important view of representative democracy is that it is method of selecting leaders from among given elite groups competing for public votes, ठीक है। तो इस तरीके से जो आपका सही आंसर हो जाएगा, सुम्पीटर, इनकी बुक का नाम है कैपिटलिज्म, सोशलिज्म एंड डेमोक्रेसी, 1942, 1942, ठीक है। सुम्पीटर कैसे विचारक हैं? सुम्पीटर अभिजात वर्ग से संबंधित है, अभिजात वर्ग से संबंधित है, यानी इलीट क्लास थ्योरी से ये जुड़े हुए हैं। रॉबर्ट डहल जो है बहुलवादी विचारक है, ठीक है, बहुलवादी विचारक। इनकी फेमस बुक है पोलियार्की, डेमोक्रेसी एंड इट्स क्रिटिक्स, डेमोक्रेसी एंड इट्स क्रिटिक्स, ये रॉबर्ट डहल की फेमस बुक्स हैं, ठीक है। पोलियार्की भी है, डेमोक्रेसी एंड इट्स क्रिटिक्स भी। अब आपके सामने एक होमवर्क में दे रहा हूं आपको, अगर आप मेरी बातों पर विश्वास करेंगे और मेरी बातों को आप अगर आत्मसात करेंगे अपने अंदर, ठीक है, उसको आप एक्सेप्ट करेंगे, तो मैं इतना दावे के साथ कह सकता हूं कि ये आपके लिए क्या होगा, हितकर होगा, आपके फायदेमंद होगा आपके लिए, ठीक है। आपके लिए बेनिफिशियल होगा। आप अंबेडकर की जितनी भी बुक्स है, ठीक है, अंबेडकर की बुक्स को आप क्या करें, सीक्वेंस से याद रखें, ठीक है, क्रमानुसार इनको याद रखें। मैंने आपको पिछले वाले क्वेश्चन में बताया था कि आप कार्ल मार्क्स की बुक को क्रम से याद रखें। अब मैं आपको बता रहा हूं दोबारा से कि आप अंबेडकर की बुक्स को भी आप क्रम से याद रखें, ठीक है। ये सब क्या होता है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो आप ऐसी लापरवाही मत कीजिए कि मैं अगले महीने याद कर लूंगा या 2 दिन में याद कर लूंगा। अभी आप एक नोट्स बनाएं और आप अपने जहाँ पे पढ़ते हैं वहाँ पे आप इसको पेस्ट कर दें, ठीक है, जिससे कि आपको कभी भी इस तरीके से क्वेश्चन जो भी आए सामने, वो आपको देखते देखते याद हो जाए, ठीक है। चलिए, अब इसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किसे लोकतंत्र का सिद्धांतकार नहीं माना जा सकता है। डी टॉकविले ने डी टॉकविले जो है लोकतंत्र को मानने वाले विचारक हैं। जेएस मिल ने लोकतंत्र को माना है, रूसो ने माना है, चाहे प्रत्यक्ष लोकतंत्र ही क्यों ना माना हो, ठीक है। तो एफ नीत्शे जो है ये लोकतंत्र के ये अस्तित्ववादी विचारक है, ठीक है। एक बार आप लोग नीत्शे के बारे में गूगल जरूर कीजिएगा, ठीक है। आप गूगल करके नीत्शे के बारे में कुछ फैक्चुअल डेटा या फिर कुछ चीज़ों को सीखें। जेएस मिल की रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट, ऑन रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट, डी टॉकबिले की बुक है डेमोक्रेसी इन अमेरिका, रूशो की इमाइल, ठीक है। इमाइल पुस्तक में रूशो ने बोला
ठीक है। इमाइल पुस्तक में शिक्षा पर इन्होंने विचार दिए हैं, और इसी पुस्तक में इन्होंने बोला कि जो प्लेटो ने शिक्षा की जो व्यवस्था की थी उसी के ऊपर इन्होंने इमाइल में भी कुछ बातें की गई हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 55 को देखते हैं। 55, निम्नलिखित सिद्धांतों में से कौन सा लोकतंत्र को जनता का शासन नहीं अपितु अल्पतंत्र के लौह नियम या अल्पतंत्र के लौह कानून के रूप में मानता है? तो ये बहुलवादी नहीं होगा, संभ्रांतवादी या इलाइटिस्ट थियरी होगा करेक्ट आंसर इसका। ठीक है, लोकतंत्र आयरन लॉ ऑफ ओलिगार्की जहां पे बात आएगी वहां पे संभ्रांतवादी या अभिजन सिद्धांत कह लें। ठीक है, मार्क्सवादी नहीं होगा, प्रत्ययवादी नहीं होगा। ठीक है, अल्पतंत्र का लौह नियम किसने दिया? तो रॉबर्ट मिसेल्स ने दिया। द आयरन लॉ ऑफ ओलिगार्की, रॉबर्ट मिसेल्स। देखिए 56 नंबर क्वेश्चन है, इसमें मैचिंग कराने के लिए क्वेश्चन है। ठीक है, कि कौन कौन से लोकतंत्र के सिद्धांत हैं और उस सिद्धांत को किस किस समर्थकों ने माना है। ये अभिजन सिद्धांत या इसी को एलीट क्लास थ्योरी बोल लें। ठीक है, इसको विल्फ्रेडो पेरेटो ने माना है, इनकी बुक का नाम है माइंड एंड सोसाइटी। ठीक है, फिर बहुलवादी सिद्धांत रॉबर्ट डहेल, इनकी बुक का नाम है पोलियार्की। एक इनकी दूसरी बुक है डेमोक्रेसी एंड इट्स क्रिटिक्स। आमूल परिवर्तनवादी सिद्धांत किसने दिया? लोकतंत्र का आमूल परिवर्तनवादी सिद्धांत से भी मैकफर्सन ने दिया। ठीक है, मैकफर्सन की कौन सी बुक है? द रियल वर्ल्ड ऑफ डेमोक्रेसी। नौ लोकतंत्र का नौ उदारवादी सिद्धांत किसने दिया? रॉबर्ट नॉजिक ने। इनकी बुक का नाम है एनार्की स्टेट एंड यूटोपिया। इस ईयर में लिखी गई, ये भी इंपॉर्टेंट है, तो 1974 में लिखी गई, 1974 में ये बुक लिखी गई। ठीक है, तो इस तरीके से आप सीबी मैकफर्सन की और जो बुक है वो भी याद रखें, नॉजिक की और कौन सी बुक है वो याद रखें, रॉबर्ट डहेल ने कितनी बुक्स लिखी हैं। हालांकि मैं सारी बुक्स जो है इन थिंकर्स की, ठीक है, आपको एक लिस्ट प्रोवाइड करा दूंगा, आप परेशान मत होइए। आप मुझे 10 से 15 दिन का टाइम दीजिए, मैं सारी बुक्स की एक लिस्ट तैयार कर रहा हूँ, जितने भी थिंकर्स हैं, कौन से थिंकर्स किस कैटेगरी में आते हैं, जैसे कि नौ उदारवादी विचारक कौन कौन से हैं, हेयक है, बर्लिन है, नॉजिक है, फ्रीडमैन है ना। इस तरीके से सारे थिंकर्स की एक मैं कैटेगरी बना दूंगा, नौ उदारवादी सिद्धांत। फिर इनकी जो जितनी भी बुक्स हैं इंपॉर्टेंट, वो सारी बुक्स मेंशन कर दूंगा। तो इसके लिए आपको कोई मेहनत करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, जब तक मैं हूं आप परेशान मत होइए, लेकिन आप प्रैक्टिस सेट जरूर लगाते रहिए। मैं आपको बार बार यही बताता हूं कि आप प्रैक्टिस सेट जरूर लगाते रहें, क्योंकि प्रैक्टिस सेट के बिना आपका कुछ भी नहीं होने वाला है। अब देखिए, निम्नलिखित में से किसने शक्ति अभिजन पद की रचना की है? ठीक है, पावर इलीट की बात किसने की है? यहाँ पे शक्ति अभिजन की जगह यहाँ पे पावर इलीट हो जाना चाहिए था, पावर इलीट। तो पावर इलीट रॉबर्ट डहेल नहीं है, बहुलवादी हैं ये। सी राइट मिल्स इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, कार्ल मार्क्स नहीं है, विल्फ्रेडो पेरेटो नहीं दिया इन्होंने, माइंड एंड सोसाइटी इनकी बुक है, माइंड एंड सोसाइटी। ठीक है, विल्फ्रेडो पेरेटो। हालांकि आप लोकतंत्र वाला अगर टॉपिक पढ़ेंगे, जब जो मैंने लोकतंत्र पढ़ाया हुआ है, ठीक है, लोकतंत्र में आप देखेंगे तो लोकतंत्र में अभिजन सिद्धांत है। अभिजन सिद्धांतकारों में अलग अलग थिंकर्स हैं, जैसे सी राइट मिल्स हैं, विल्फ्रेडो पेरेटो हैं, रॉबर्ट मिसेल्स हैं, है ना, मोस्का है। इन सबको मैंने डिटेल में पढ़ा रखा है, उनकी कौन कौन सी बुक्स हैं, उन्होंने कौन कौन से सिद्धांत दिए हैं। तो आपने अगर वो वीडियो नहीं देखा है तो आप प्लीज़ डेमोक्रेसी वाले में जाके देखें, पॉलिटिकल थ्योरी का एक प्लेलिस्ट बना रखा है मैंने, है ना, तो उसमें आपको डेमोक्रेसी वाला चैप्टर देखने को मिलेगा। तो उस चैप्टर में आप देखेंगे तो वहाँ पे आपको सारा डिटेल वहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो वहाँ पे आप अच्छी सी चीज़ों को समझ लेंगे तो ये सारे क्वेश्चन आपको बिल्कुल आसानी से समझ में आ जाएंगे। ठीक है, तो ये 17 क्वेश्चन का सीरीज है। अभी मैं इस पर 10-20 क्वेश्चन और आपको करवा दूंगा,
जिससे कि आपका 80 से 85 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। फिर हम डेमोक्रेसी के आगे वाला चैप्टर पढ़ेंगे, जो भी चैप्टर होगा, चाहे वो संप्रभुता के ऊपर होगा, चाहे वो राज्य के ऊपर होगा, ठीक है। हालांकि अब हमें जितनी भी वीडियो टेस्ट सीरीज करनी है वो एग्जाम तक हम टेस्ट सीरीज ही करेंगे। एग्जामिनेशन के बाद से हम फिर से थिंकर्स वाला पार्ट स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए आप लोग प्रैक्टिस सेट जरूर लगाएं, वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। और मैं पीपीटी प्रोवाइड करा दूंगा, बट अभी 20 क्वेश्चन और आने के बाद।